कुलपति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तमन कुमार शांडिल्य जी, आदरणीय कौशलेंद्र जी, सांसद नालंदा, प्रोफेसर SP शाही, कुलपति मगध विश्वविद्यालय, श्री हरि मांझी, पूर्व सांसद, श्री श्यामदेव पासवान, पूर्व विधायक, श्री वीरेंद्र सिंह जी, विधायक, रामजी माझी, पूर्व सांसद, आदरणीय प्रेम प्रकाश जी, आदरणीय छोटू सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं 22वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस जो इकोनॉमिक एसोसिएशन ऑफ बिहार ने आयोजित की है, उस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए सभी अर्थशास्त्र के प्राध्यापक, विद्यार्थी, चिंतक, इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। हमारे देश का आर्थिक विकास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए स्वाभाविक रूप से एक बात विवेकानंद जी ने जो कही है वो अक्सर हम सब लोगों ने याद रखनी चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा था कि नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्व ज्ञान सिखाया नहीं जा सकता और इसलिए हमारे समाज में रोटी, कपड़ा और मकान, इन मूलभूत बातों की जो गंभीर समस्या है उसको सुलझाना ही हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने सामाजिक आर्थिक चिंतन में बहुत अच्छी बात कही है। उनका ये चिंतन अंत्योदय के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा था कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उन व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। यही चिंतन हमारा सबका उद्देश्य है। और इसलिए जब राजनीति में काम करने वाले मेरे जैसे जो कार्यकर्ता हैं, वो अक्सर इस बात को याद रखते हैं कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति एक प्रभावी उपकरण है और इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर कौन सा आर्थिक दृष्टिकोण होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक विजन क्या होनी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी कौन सी है और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार एक बात को याद करता हूं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान किए जा सकते हैं पर दृष्टि दान नहीं की जा सकती। हमारे गांव की, हमारे जिले की, हमारे शहर की, हमारे राज्य की और हमारे देश की विकास की दृष्टि अगर एप्रोप्रिएट होगी तो ज्यादा समय नहीं लगेगा परिस्थिति को बदलने के लिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे देश में कौन सी आर्थिक नीति को अपनाकर हमको आगे जाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे उद्देश्य के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमने सबने रखी है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत हम बनाना चाहते हैं। अभी हम दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। तो हमारे इकोनॉमी को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनाना हमारा उद्देश्य है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना,
भारत को विश्वगुरु बनाना, ये सब करने के लिए हमको सही नीति को अपनाना पड़ेगा। और वो सही नीति क्या होगी और उसका क्रियान्वयन कैसा होगा, ये स्वाभाविक रूप से उसकी सोच रखते हुए भविष्य की योजना बनानी होगी। और इसलिए यह स्वाभाविक रूप से हमारे देश में उस दिशा में जाने के लिए हमें सोचने के लिए यह एनुअल कॉन्फ्रेंस, जो अलग अलग लोगों के महत्वपूर्ण विचार आप सुनेंगे, वो आपको निश्चित रूप से दिशा देगा। हमारे देश में विचार भिन्नता ये कमी नहीं है, हमारे देश में विचार शून्यता ये कमी है। भिन्नता हो सकती है जब विचार होंगे तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हर क्षेत्र में चिंतन करना, मनन करना। वी नीड टू प्लान फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग फॉर अवर फ्यूचर। और वो जो सोच है, वो सोच ऐसे कॉन्फ्रेंस से हम सबको मिलती है। थोड़ा सा रेफरेंस देने के लिए मैं आपको पुरानी बातों की तरफ लेके जाऊंगा कि हमारे देश में 1947 को हमें स्वाधीनता मिली। और स्वाधीनता जब मिली तब महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि हमें राम राज्य का निर्माण करना है। और राम राज्य की जो संकल्पना थी, क्योंकि प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम केवल नहीं थे, तो आदर्श राजा थे, आदर्श पिता थे, आदर्श शासक थे। और कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा उन्होंने जो राम राज्य की स्थापना की थी, उसको आइडियल के रूप में हमने स्वीकार किया है। पर इसी का संबंध मुझे याद आया कि अभी कुछ दिन पहले यूनो में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई। और वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में भूटान के प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात रखी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी भाषा में अगर उसको हम कहेंगे सुखांक। सुखांक का मतलब क्या होना? सुखांक का मतलब यही है कि हर गांव में रोड बनने चाहिए, हर गांव में वो गरीब जनता के लिए शुद्ध और स्वच्छ जल मिलना चाहिए, हर गांव में हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को फसल के सही दाम होने चाहिए, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, और हमारे जीवन में मनोरंजन के साथ, आनंद के साथ हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, जिसको हम सुखांक कहते हैं, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, इसको हमने बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये कठिन बात नहीं है कि हमारे हर क्षेत्र में ये हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स कैसे बढ़ाना, और इसका जो संबंध है वो हमारे आर्थिक नीतियों के साथ है, क्योंकि नीतियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक फिलोसोफर ने ऐसा कहा है कि पर्स एंड पर्सन, यानी व्यक्ति और पैसा, इसमें पर्सन श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी, व्यक्ति और संगठन, इसमें संगठन श्रेष्ठ है। एंड पार्टी एंड फिलॉसफी, यानी फिलॉसफी मीन्स विजन फॉर फ्यूचर, तत्वज्ञान है। और हमारी फिलॉसफी जो भविष्य के लिए हमें निर्माण करनी है, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एक फिलॉसफर ने यह भी कहा था कि सपने जो होते हैं वो हमारे मन में होते हैं। दुनिया की कोई भी सत्ता हमारी आंखें जो होती है उसको निकाल सकती है, पर मन के अंदर छिपे हुए विचारों को और सपने को कोई नष्ट नहीं कर सकता। और इसलिए हमारे सपने, हमारी विजन, हमारा फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे शहर के लिए कैसे होगा, और इसका संबंध होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का संबंध इकोनॉमी के साथ होगा।
और इसलिए इकोनॉमी इज सच ए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कि जो हमारा हार्ट है। आर्थिक प्रगति और विकास ऐसा मापदंड है कि जिसके सिवा समाज प्रगति विकास नहीं कर सकता। और इसलिए हमें यह समझना होगा कि हमने जो जो मॉडल स्वीकार किए थे वो उस समय के लोगों ने बड़े ईमानदारी के साथ, उद्देश्य सबका एक ही था। सबका उद्देश्य यही था कि सबका कल्याण हो, सब गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से दूर हो, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो। सो उद्देश्य के बारे में डिफरेंसेस नहीं थे, पर उद्देश्य को पूरा कैसे करना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब 47 में हमें स्वाधीनता मिली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए। वो दृष्टा नेता थे, पर उन्होंने उस समय रशिया का जो सोशियो इकोनॉमिक मॉडल था उसका उनको उस समय प्रभाव था। और स्वाभाविक रूप से सरकार ने ये तय किया कि हर चीज सरकार करेगी। 5 सितारा होटल सरकार डालेगी, पावर प्रोजेक्ट सरकार डालेगी, सब कुछ सरकार करेगी। गोल्ड माइन भी सरकार की, कोल माइन भी सरकार की, सब कुछ होता है। अब मैं भारत सरकार में कमेटी का चेयरमैन हूँ, मेरे साथ वित्त मंत्री भी है। और जब कमेटी होती है तो ये घाटे में गया, वो घाटे में गया, सोने की खान भी घाटे में गई। तो मैं सोचता हूँ कि ये तो ऐसी विचित्र बात है कि जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी। सरकार ने तो भी व्यापार नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट इज ओनली सपोज टू फ्रेम द पॉलिसी। धोरण और नीतियां बनाना सरकार का काम है, होटल चलाना सरकार का काम है। और उसका परिणाम ये हुआ कि देश में पहले करीब 25-30 साल हमारे देश के बजट से जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आई उसमें गांव में बनने के लिए रोड नहीं बना, किसानों के सिंचाई के लिए सिंचाई के प्रकल्प नहीं बने, गांव में बिजली मिलनी चाहिए उसके लिए प्रायोरिटी नहीं मिली। और मुझे याद है कि मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था और 34-36 साल की मेरी उम्र थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया। तो मुंबई में मैंने, आप मुंबई आते हो तो समुद्र में एक बहुत बड़ा वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट मैंने बनाया था और 55 उड्डानपुर फ्लाईओवर्स बनाए थे और मुंबई और पुणे के बीच में एक द्रुतगति महामार्ग बनाया था। तो उस समय वाजपेयी जी ने वो सब देखा और उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम करो कि हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांव है और अभी तक गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, तो गांव को रोड को जोड़ने वाली योजना तैयार करो। तो मैं 3 महीने काम करता रहा। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, नाबार्ड के चेयरमैन, बड़े बड़े अधिकारी मेरे साथ थे और 3 महीने के बाद मैंने अपना रिपोर्ट वाजपेयी साहब को सौंपा। बाद में 1 महीने के बाद उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस योजना को जाहिर किया और उसका नाम भी मैंने ही वो रिपोर्ट में रखा हुआ था। आज भी वो भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और उस योजना के रिपोर्ट में ये लिखा गया था और मैंने गवर्नमेंट के रिपोर्ट के बाद भी बड़ा लिखा था कि गांव की स्थिति अच्छी नहीं है। गांव में स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं है, तीनों है तो पढ़ाई नहीं है। 3-3 महीने गांव के बच्चे बाढ़ के कारण स्कूल में नहीं जा सकते। गांव में हॉस्पिटल है, बिल्डिंग है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो बिल्डिंग नहीं, दोनों है तो नर्स नहीं, तीनों है तो दवाई नहीं। वेटरनरी हॉस्पिटल के बारे में तो बोलने की स्थिति नहीं थी उस समय। और इसलिए मैंने कहा कि जब ये
नाबार्ड के चेयरमैन और रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने इसको इंडोर्स किया था कि अगर हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों को अगर हम मजबूत रोड से जोड़ देंगे तो हिंदुस्तान का जीडीपी 1,14,000 करोड़ से बढ़ेगा। गांव के फल फूल सब्जियां दूध शहरों में आने लगेगा, बच्चे स्कूल में जाने लगेंगे और जीवन उनका सुधर जाएगा। पर इसको प्रायोरिटी नहीं मिली। और उस समय पंडित जी के समय 3 बातों की चर्चा देश में होती, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से इन सब बातों का विचार करना आवश्यक है। क्योंकि जो जो विचारों के लोग थे उनका उद्देश्य एक था, उनके प्रति सम्मान रखते हुए वो 3 मॉडल की चर्चा देश में चल रही थी। एक पंडित जी का रशियन मॉडल था जो सोशलिज्म और कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित था। फिर दूसरा था वो कम्युनिस्ट विचारधारा का मॉडल था दुनिया के मजदूरों को, वो वर्ग विग्रह के आधार पर मजदूरों का शोषण और इस बात को लेकर वर्ग विग्रह की बात करते थे। फिर तीसरा जो था समाजवादी था और उसमें भी बड़े बड़े नेता थे। पर आज जब आप देखिए 1947 के बाद आज 75 साल हुए हैं, 75 साल में क्या परिणाम हुआ? तो जो पंडित जी का सोशल कम्युनिस्ट मॉडल था वो भी समाप्त हो गया। समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचार भी लगभग समाप्ति के कगार पर खड़ा है। और कम्युनिस्ट विचारधारा चाइना और रशिया में भी समाप्त हो। एक हंगेरी करके राष्ट्र है, मैं वहां गया था तो वहां एक गार्डन में गया, वहां बुडापेस्ट करके उनके कैपिटल का नाम है। और वहां जाने के बाद जब मुझे पता चला एक बगीचे में एक कोने में 15-20 पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी हुई थी। तो मैंने स्वाभाविक रूप से हमारे एम्बेसडर को पूछा ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये लेनिन मार्क्स स्टालिन सबकी प्रतिमाएं हैं। यहाँ रिवॉल्यूशन हुआ और लोगों ने जो चौक पे रखी हुई प्रतिमाएं थी उनको तोड़ दिया। अब सरकार ने उस मूर्तियों को लाकर एक कोने में रखा हुआ। इन्हें कम्युनिस्ट विचारधारा लगभग आज उन्होंने विचार को छोड़ दिया। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो चाइना के प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ने हमें आमंत्रित किया था। मैं एक डेलीगेशन लेकर चाइना गया था। तो चाइना में जैसे हम उतरे तो शंघाई करके शहर और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही थी, मार्केट बन रहे थे। तो मैंने उनको प्रश्न पूछा कि पैसे कहाँ से आए? तो जैसे हमारे यहाँ नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस NRI कहते हैं, वहाँ वो मंगोलियन वंश के नॉन रेसिडेंट चाइनीज ये वर्ल्ड में बड़े धनवान हैं और उनको सरकार ने ओपन कर दिया और जिसके कारण बड़े प्रमाण पर वहाँ इन्वेस्टमेंट आई और शंघाई में बड़े बड़े होटल बिल्डिंग कन्वेंशन सेंटर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से शुरू हो गए। और जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जी को मिला तो चर्चा करते हुए मैंने पूछा कि कम्युनिस्ट विचारधारा तो इसको अनुमति नहीं देती। ये जो आप पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिबरल इकोनॉमी, क्योंकि आपको हमारे एक स्वतंत्र पार्टी भी थी, मैं बताने के लिए भूल गया, वो अमेरिकन साम्राज्यवादी विचारों के आधार पर लिबरल इकोनॉमी की बात करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मैंने कहा ये तो कम्युनिस्ट विचारधारा में नहीं आता पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये आप इतने बड़े प्रमाण पर ये कैसे अलाउ कर रहे हैं? केवल लाल झंडा छोड़कर सब बातें आपने बदल दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें हमारे देश की प्रगति और विकास करना और इसलिए समय के साथ जो भी आवश्यकता होगी उसके साथ हम बदलेंगे। सो देयर इज नथिंग इज रिजिड इन इकोनॉमिक्स। जो कल था वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं। और हमें समय के साथ ये समझना होगा, उद्देश्य एक ही है। पर जैसे आप कहते हैं कि कोई डिसीज होता है तो कौन सा इंजेक्शन है जिससे हमको आराम पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हमारे इकोनॉमी में इन सब बातों का विचार करते हुए आपको आपकी इकोनॉमिक सोच में ये सोचना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
वो है गांव, गरीब, मजदूर और किसान। हमारे देश में करीब 130 सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 500 ब्लॉक्स हैं, और उनको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से प्रगति और विकास की ओर ले जाना और उनकी विकास को प्राथमिकता देना, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी भी है, कर्तव्य भी है। और इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी आप देखिए कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं। हमारे देश में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे ग्रोथ की, जीडीपी ग्रोथ के 3 इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं। पहला सेक्टर है इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें देश में 22 से 24% हमारी ग्रोथ, हमारा इनकम होता है। दूसरा है सर्विस सेक्टर, जो हमारे जीडीपी ग्रोथ में 52 से 54% कंट्रीब्यूट करता है। और तीसरा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमारा 14% है। जब गांधी जी थे तब ये कहते थे कि हमारा देश गांव में बसता है। हमारे देश की 90% पॉपुलेशन गांव में बसती थी, और ये जो पॉपुलेशन है गांव में बसती थी, उसमें 30% पॉपुलेशन का माइग्रेशन हो गया। लोग अपने घर को, अपने गांव को, अपने जिले को, अपने राज्य को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? कोई खुशी से नहीं जाता, वो मजबूरी से जाता है। और मजबूरी से इसलिए जाता है कि उसके गांव में रोजगार नहीं, गरीबी, भूखमरी से त्रस्त होता है। और इसलिए परिणाम ये हुआ है कि आज तक के ये 75 साल की स्थितियों में 30% पॉपुलेशन का माइग्रेशन हुआ, और आज एक समय 90% जो रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, फॉरेस्ट इंडिया था, वो अब 60-65% हुआ। और इसका कारण हमने गांव, गरीब, मजदूर, किसान को और जल, जमीन, जंगल और जानवर को निग्लेक्ट किया है। और इसलिए वो कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हमको करना है, और जल, जमीन, जंगल आधारित अगर इकोनॉमी डेवलप होगी तो हम समृद्ध और संपन्न हो सकते, कोई दौड़ छोड़ के नहीं जाए। मैं आपको 2 इम्पोर्टेंट फिलॉसफी की बात करूंगा। एक फिलॉसफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, technology, research, skill and successful practices. We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. आपका ध्यान, स्किल, मैं जब विदेश जाता हूँ तो आपके यहाँ मधुबनी के पेंटिंग्स के मैंने खरीद के मैं दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में उनको देता हूँ, ताकि ये हमारी कला है, उसको हम प्रोत्साहित करें, उसको मार्केटिंग करें, उसको ब्रांडिंग करें। तो प्रॉब्लम यही है कि नॉलेज टू वेल्थ इज द फ्यूचर। अब फ्यूचर, नॉलेज टू वेल्थ इज द फ्यूचर, तो विच टाइप ऑफ नॉलेज वी नीड, दैट इज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज है कि आप अभी चंद्र पर जाना है, इट्स इंपॉर्टेंट, पर यहाँ बिहार में रास्ते गड्ढे, वहां चंद्र दिख रहा रोड पर, उसका क्या करना? पहले यहाँ के चंद्र को देखना पड़ेगा, बाद में उसको देखिए। तो यू नीड टू हैव एप्रोप्रिएट प्लानिंग, एप्रोप्रिएट विजन बाय विच यू कैन मेक द प्रोग्रेस एंड गिविंग रिलीफ टू द पीपल बाय लार्ज। ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको पहली बात बताऊंगा कि नॉलेज, पढ़ाई, शिक्षा, स्किल। मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये बात आप जरूर याद रखिए, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, science, technology, research, skill and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. अभी ऋषि साहब बता रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिहार में पहली बार आपके यहाँ शुरुआत हो रही है, और मैं ये मानता हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, और हमारा भविष्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं इतना विद्वान नहीं हूँ कि मैं जब 75 में विद्यार्थी था
और उसी 25 दिसंबर में इमरजेंसी लगी। तो मैं 11वीं में पढ़ रहा था। तो उस समय मैं एक्टिविस्ट के रूप में जयप्रकाश जी के आह्वान पर उसी आंदोलन में जुड़ गया। तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि 11वीं की परीक्षा जब हुई तब मुझे 52% मार्क मिले, जबकि पहले मेरे को फर्स्ट क्लास मिलता था, क्योंकि मेरा ध्यान उस समय भलते ही से था। और जब मैं मेरे घर में मेरे माता पिता बड़ी बहनों की इच्छा थी मैं इंजीनियर बना, पर इंजीनियरिंग को एडमिशन की मिनिमम क्वालिफिकेशन था कि 50% से ज़्यादा साइंस ग्रुप में मार्क होने चाहिए, तो इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए आप क्वालिफाई होते थे। अब मुझे दुर्भाग्य ऐसा कि मुझे 49.26% मिले, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज को मुझे एडमिशन नहीं मिली। अब मुझे 9 डॉक्टरेट डीलिट्स मिली, 9 डॉक्टरेट, और उसमें से 5 डॉक्टरेट डीलिट्स मेरी एग्रीकल्चर साइंस, कृषि विज्ञान में है। सब लोग तो मुझे रोड के लिए जानते हैं, पर मैं किसानों में काम करता हूं, क्योंकि मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। तो मैंने ये तय किया कि मैं अपने जीवन में ये आत्महत्या को रोकने के लिए काम करूंगा। तो मैं अभी हमारे डिपार्टमेंट में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड, टनेज बने, रोड बने, ब्रिजेस बने, हाईवे बने, 50 लाख करोड़ के काम मैं अभी तक कर चुका हूँ। तो मुझे जब वो बड़े अधिकारी हमारे इंजीनियर से, उनके गलत फहमी है कि मैं इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट हूँ, तो उनको लगता है ये टेक्निकल क्वेश्चन सब पूछेंगे। और अभी तो मैंने तय कर दिया कि मुझे कितने कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड करना और कितने लोगों को सर्विस से निकालना, इसका भी मुझे रिकॉर्ड बनाना। जो अनप्रोडक्टिव है उनको हटा लो। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि नॉलेज और लाइफ में सक्सेस का कोई संबंध नहीं। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, वो लॉ में ऐसे ही झकल पकल के बेचारा लॉ बना, और आज वो हिंदुस्तान के मशहूर 10 एडवोकेट में है। और जो बहुत मेरिट में आया था उसकी प्रैक्टिस नहीं देती। तो नॉलेज को हासिल करना और प्रैक्टिस में सक्सेसफुल होना दोनों एक नहीं है। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट बिहाइंड द एजुकेशन। अभी एक बहुत अच्छी बात हुई थी, मैं स्कूल में था तो एनसीसी में थे, तो हम लोग, हमारे सार्जेंट ने हमको बताया कि आपका नाम लेंगे कि वो लेफ्ट राइट कैलकुलेट करके जाए, सैल्यूट ठोकिए, सावधान में खड़े रहिए, और वो आपको पूछेंगे व्हाट्स योर नेम। आप बड़ा टाइट होके खड़े होके बताना, सर माय नेम इज सो एंड सो। एग्जाम शुरू, एक लड़का गया, उसने भी सब बराबर किया और सैल्यूट ठोक के सावधान में खड़ा था। पूछा व्हाट्स योर नेम, सर माय नेम इज सो एंड सो। ये जो सो एंड सो वाले एजुकेशन में बहुत लोग मारा। सो एंड सो इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। The important is the spirit behind the education is very important. Without that you cannot achieve your goal. That is to be very important. इसका स्पिरिट इंपॉर्टेंट, और इसलिए एजुकेशन स्किल लोगों तक पहुंचाना। और सबने डॉक्टर बनना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मेरे अभी अच्छे संबंध है, तो सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर दोनों नाम आपको मालूम होंगे। तो मैं उस समय जब क्रिकेट खेलता था तो वो वेस्ट इंडीज के प्लेयर आते थे, बड़े बड़े 6-6 फुट ऊंचे, इतना बड़ा बड़ा एंड बहुत जोरदार रहते थे, बाउंड्री से दौड़ते हुए आते थे। और मैं उनको जब देखता था मुझे लगा कि अपनी बॉडी भी अच्छी थी, तो अच्छे लेवल होते, अच्छे थे। मैंने देखा कि उनके सामने सुनील गावस्कर, जबकि उसकी हाइट बराबर मेरी है, सचिन तेंदुलकर के उसके भी नीचे थे। तो दोनों मेरे घर पर आए, तो मैंने कहा सुनील जी जरा इधर खड़े हो।
बोले क्यों? मैंने कहा मेरी हाइट तुम्हारे बराबर देखना है। फिर सचिन तेंदुलकर वो भी इतनी थी। तब मेरे ध्यान में मैंने उनको पूछा कि मुझे लगा कि क्रिकेट में बड़ी ताकत चाहिए सिक्सर और फोर मारने के लिए। तो दोनों ने मुझे बताया क्रिकेट इज ए गेम ऑफ स्किल, ये ताकत का खेल नहीं है। और इसलिए जो बाउंड्री से फास्ट बॉलिंग डालता था उसको वो सामने आकर छक्का मारता। तो आप यही समझिए कि केवल दिमाग से सब कुछ नहीं होता और केवल ताकत से सब कुछ नहीं। ताकत और दिमाग के बीच में एक प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होता है, और दोनों का संतुलन रखने के बाद ही सक्सेस मिलता है। तो पहली बात तो एजुकेशन को पढ़ाने वाले ने और पढ़ने वाले ने, दोनों ने उसके साथ केवल नौकरी करने के लिए एजुकेशन नहीं। एजुकेशन जो है केवल सुशिक्षित बनना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है, और सुसंस्कृत बनना ही उतना ही इम्पोर्टेंट है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम टू इंफिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। आप जितने जोर से दौड़ते हो उतने जोर से अपनी प्रतिमा और जोर से दौड़ती है। तो जीवन में हमारे में कोई पूर्णांक नहीं हो, सब अपूर्णांक है। और जो लोग ऐसा समझते हैं कि बस दुनिया की सब बातें मुझे समझ में आती है, तो गड़बड़ हो जाती है। मैं मजाक में दोस्त से बात कर रहा था, मैंने कहा नॉलेज, सत्ता, संपत्ति और सौंदर्य, ये जो चार चीजें होती है ये नश्वर है। जो एक समय सुंदर होती है वो उम्र का तकाजा ऐसा होता है कि वो फिर बढ़ती है, उम्र बढ़ती नहीं किसी की। और इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे 25 दिन पहले मैं जब स्टूडेंट था तो एक जितेंद्र करके बड़े फिल्म एक्टर थे, तो वो परसों दिल्ली मेरे घर था। तो वो क्या, उनकी विशेषता क्या थी कि वो जंप मारते थे पिक्चर में, और वही उनकी इमेज थी। वो मेरे घर पर आए तो उनका एक हाथ पकड़ के एक असिस्टेंट था, दूसरा था हिलते हुए धीरे धीरे आया। मैंने कहा आपको मैंने जो देखा है वो अलग ही था, आज मैं आपको हाथ पकड़ के ला रहा हूं। अब धर्मेंद्र की भी हालत वैसी है, वो भी दोनों हाथ बेचारा कोई पकड़ते तब चल पाता, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं, कल है वो परसों। और इसलिए सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, नॉलेज भी आदमी कभी कभी भूल जाते हैं, और इसलिए इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, आत्मविश्वास और अहंकार। पॉजिटिविटी के साथ आत्मविश्वास जरूर होना चाहिए, तो अहंकार नहीं होना चाहिए, ज्ञान का नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। मैं रतन टाटा के बारे में, मैं मुंबई में था, तो मेरा एक बार पैर टूट गया था, एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं मलबार हिल पर रहता था, तो मुझे मिलने के लिए आ रहे थे। तो मैं अंदर में रहता था, तो उनका फोन आया, और फोन आया मुझे कि नितिन मुझे आपका घर नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा ऐसा करो आपके ड्राइवर को फोन दो, मैं इसको समझाता हूँ। बोले नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर, मेरे पास ड्राइवर नहीं है, मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर गाड़ी रोक के छोड़ा कि मैं आपको बताऊँ। उनकी विशेषता ये थी कि इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद भी उनकी चाल चलन, व्यवहार और चरित्र में शालीनता थी, नम्रता थी, सौजन्यता थी। वो मैंने बहुत नजदीक से देखी। और इसलिए शिक्षा का जो भावार्थ है, नॉलेज के साथ व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाना, ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा देन दैट इज टू बी ए परफेक्ट थिंग। और उसके साथ साथ नॉलेज, और उसके साथ नॉलेज के कारण परिपूर्णता, और ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी जो फिलॉसफी जो मैं आपको बताऊंगा कि वेस्ट टू वेल्थ, कोई आदमी वेस्ट नहीं है, कोई मटेरियल वेस्ट नहीं है। अगर आपको अच्छा गुरु मिलता है, अच्छे माता पिता मिलते हैं, तो यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। आपको मालूम है हमारे यहाँ किसी की
किसी की इंटेलेक्चुअल औकात जाननी है तो उसका आईक्यू क्या है पूछते हैं, आईक्यू। अब सबका आईक्यू जो है वो अच्छा है, वो लोगों ने आजकल साइकोलॉजी में इसकी सिस्टम भी है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अच्छे गुरु मिलना और अच्छे माता पिता मिलना, अच्छे संस्कार मिलना, इससे अच्छा व्यक्ति निर्माण होता है। कोई गलत नहीं होगा। गलत आदमी जब अच्छे एटमॉस्फेयर में, अच्छे संस्कार में, अच्छे गुरु के साथ आता है तो वो अच्छा बनता है, और अच्छा आदमी जब बुरे एटमॉस्फेयर में जाता है और बुरे लोगों के संगत में जाता है तो बुरा बन जाता है। तो नेचुरली आपको यही देखना है कि आपके लिए अच्छा है। तो पहली बात मैं आपको एक मेरे मजाक में ऐसे ही बात बता रहा हूँ। मैं 8 साल से सांसद हूँ, तो हमारे नागपुर में टॉयलेट का पानी आता है, और मैं 8 साल से टॉयलेट का पानी शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार के बिजली बोर्ड को बेचता हूँ। आपको आश्चर्य होगा कितना पैसा मिलता होगा हमको। 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं टॉयलेट का पानी बेच के, 300 करोड़। अब मैं कचरे को लेकर कचरे को सेग्रीगेट करवाऊं, और नीदरलैंड से टेक्नोलॉजी लाई है, उसमें से प्लास्टिक, मेटल और ग्लास का रिसाइकलिंग होगा, और जो कचरा है वो बायोडाइजेस्टर में डालकर उससे मीथेन तैयार करके सीएनजी तैयार होगा 28 टन पर डे। अभी 2 टन का पायलट प्रोजेक्ट तैयार हुआ, और नागपुर में पेट्रोल के बजाय, डीजल के बजाय सीएनजी पर गाड़ियां चलेगी। और जब बायोडाइजेस्टर से मीथेन बनेगा तो हाइड्रोजन भी बन जाएगा। तो हाइड्रोजन ये फ्यूचर की फ्यूल है। तो मैं आपको यही बात बताता हूं कि नो वन इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate vision of Guru, appropriate vision of Mata Pita, appropriate vision of guide and philosopher, that you can convert West into wealth. सब कुछ सुधार सकते हैं, और इसलिए 2 फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं जिक्र करते हैं। तीसरी बात, नॉलेज के साथ जो बात मैं आपको कहूँगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर ये पानी होगा, बिजली होगी, रोड होंगे, कम्युनिकेशन के साधन होंगे, तो इंडस्ट्री आएगी। इंडस्ट्री आएगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी। इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर हो जाएगी, समृद्ध संपन्न भारत का सपना पूरा होगा। अब यह वैसे अनेक फील्ड है। एज ए इकोनॉमिस्ट यू नीड टू फाइंड आउट वेयर इज पोटेंशियल, और पोटेंशियल में 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है: प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अब मैं जब से बिहार में आ रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, अरे बिहार में तुम मक्का लगाओ, इथेनॉल लाओ, और इथेनॉल से बिहार की इकोनॉमी बदल जाएगी। हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है। मैं एज ए इकोनॉमिस्ट आप सबको सुझाव दूंगा कि इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना, यही सबसे बड़ा नेशनलिज्म है। और ये करने के लिए भी 22 लाख करोड़। और आपको मैं बताता हूं, कोई भी बात मैं हवा के नहीं कर रहा हूं। मैं खुद किसानों में काम करता हूँ, 4 चीनी मिलें चलाता हूँ, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट सब। मेरा टर्नओवर 2,500 करोड़। मैं पैरेलल गवर्नमेंट हूँ, मैं उद्योगपति नहीं हूँ। मेरे पास कोई मैं बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं अपने एरिया में गांव के गरीब लोगों के लिए काम करता हूँ। मैं सोशल इंटरप्रेन्योर, और कोई कमी नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ कि अब इथेनॉल या पेट्रोल को रिप्लेस करना, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, इसलिए अथॉराइज रूप से लीजिए कि टोयोटा कंपनी ने एक फ्लेक्स इंजन की इनोवा बनाई है, जो दिल्ली में मेरे पास है और एक नागपुर में, शायद सिन्हा जी ने देखी होगी। और वो गाड़ी जो है वो मक्के से, मोलाइसेस से, शुगर केन जूस से, राइस स्ट्रॉ, परली जो बोलते हैं आपके यहाँ कुछ अलग नाम है, और कॉटन स्ट्रॉ, विट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास से बनता है, बाम्बू से बनता है, और शुगर मोलाइसेस से बनता है, कॉर्न से बनता है।
ब्रोकन राइस से बनता है। ये इथेनॉल जो है ये पेट्रोल को रिप्लेस कर सकता है। और अभी मैंने बहुत दिनों से कह रहा था, अभी एक सपना पूरा होकर आया है कि अब टाटा, टोयोटो, महिंद्रा, बाद में हुंडई और सुजुकी, पांचों कंपनी की कार 6 महीने के अंदर 100% बायो इथेनॉल पर चलने वाली कार आएगी। अब पेट्रोल का रेट है 120 रुपये लीटर और इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर। और फ्लेक्स इंजन की टेक्नोलॉजी ऐसी कि जो मैं गाड़ी यूज करता हूं उसकी एवरेज आती है पेट्रोल की तुलना में, तो पेट्रोल का रेट आता है 25 रुपये लीटर, 25 रुपये लीटर। अब जो गाड़ियां ले रहे हैं उनकी भी बचत, प्रदूषण नहीं के बराबर और फायदा किसान को मिलेगा। मेरा सपना है कि इस देश में 10 लाख करोड़ फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट कम करके ये बिहार से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तमिलनाडु के किसानों के जेब में जाए। अभी बजाज, टीवीएस, होंडा, बाद में सुजुकी, ये सबकी मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल मैंने लॉन्च की सर। अब मेरे यहाँ भी प्रोजेक्ट है, मैं भी खुद तैयार करता हूँ सीएनजी। अब ये जो राइस स्ट्रॉ है ना परली, इससे मैं 5 टन सीएनजी तैयार करने का प्रोजेक्ट मैंने भी शुरू किया। देश में 400 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, पंजाब, हरियाणा 7 शुरू हो गए, वेस्ट वेल, और उसमें सीएनजी तैयार होता है। और ट्रैक्टर महिंद्रा कंपनी ने लॉन्च किया है सीएनजी पर, 1 लाख रुपए की बचत है। अब इलेक्ट्रिक, फ्लेक्स इंजन, मेथनॉल, इथेनॉल, हाइड्रोजन का ट्रैक्टर आएगा तो किसान के 1 लाख से 1.5 लाख रुपए बचेंगे। अभी मेरे यहाँ मैं गन्ना लगाता हूँ, तो हमने अभी नैनो यूरिया और नैनो मिश्र खत भारत सरकार ने 1 एकड़ में 4 बोरे यूरिया, 4 बोरे मिश्र खत डालते थे। अभी आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि 2 बॉटल यूरिया की 2 बॉटल मिश्र खत जब हम लोग बैग में लाते हैं और फेंकते हैं यूरिया और मिश्र खाद, तो 75% वेस्ट होता है और 25% प्लांट को जाता है। अब हमने क्या किया, ये बॉटल और ड्रोन से स्प्रेइंग किया। मेरे यहाँ 5000 एकड़ का स्प्रेइंग हुआ और मेरे घर पर 88 टन पर एकड़ गन्ना हुआ और 11 क्विंटल पर एकड़ सोयाबीन हुआ। आप समझ लीजिए कि आज आप क्या कम से कम हमारे यहाँ 40 क्विंटल मक्का एक एकड़ 110 दिन में। तो मेरा आपको ये कहना है कि एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना और डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर हम ग्लोबल इकोनॉमी में है, किसका शॉर्टेज है और किसका ये करके अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमी को हम बदल देंगे तो हमारे गांव की आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। आपको शायद मालूम होगा, नहीं मुझे मालूम नहीं, और अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई, क्योंकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस विथ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इज द नीड ऑफ द कंट्री। अभी अपने यहाँ गाय होती है, मुझे मालूम नहीं, आपको मैं बिहार को ज़्यादा नहीं जानता हूँ क्योंकि इसलिए मुझे पता नहीं है, पर गुजरात की गिर जात की गाय 1952 में ब्राजील में गई और वो गाय जो है वो 60 लीटर दूध देती है। फिर हमारे यहाँ क्या किया, जो गाय से जो बुल हुआ था उसका नाम था कोरैंडो, उसका सीमेंस लाए और 2 लीटर के गाय को दिया तो 20 लीटर की गोली हुई। आपको आजकल मालूम होगा एडवर्टाइजमेंट आती है, जिसको बच्चा नहीं हुआ आओ डॉक्टर का एडवर्टाइजमेंट, टेस्ट ट्यूब बेबी। वैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर एक टेक्नोलॉजी आई और पहला प्रोजेक्ट मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वेटरनरी यूनिवर्सिटी में किया, एम्ब्रियो ट्रांसफर। और 2 लीटर की गाय को 20 लीटर की गोरी होगी और गोरा होगा नहीं, 100% गोरी होगी, ऐसे टेक्नोलॉजी आई। अब 20 लीटर की गाय अगर होगी और एक एक किसान के पास 5-6 गाय होगी और 100, 125, 150 लीटर दूध होगा, तो किसान क्यों आत्महत्या करेगा। अब ये सेंटर महाराष्ट्र में 2 जगह और शुरू हुआ, एक सांगली में हमारे चितले डेयरी है, एक करीब उनका 80 से 90 लाख लीटर दूध लेते हैं, उन्होंने शुरू किया। और दूसरा जो शरद पवार साहब ने बारामती में शुरू किया,
और सौभाग्य से तीनों सेंटर का उद्घाटन मैंने किया। अब ये टेक्नोलॉजी अगर बिहार में आएगी और हर गांव में, जैसे आप काऊ आइए है ना, गोट फार्म, पोल्ट्री फार्म, जैसे काऊ फार्म, और ये देशी नस्ल को अगर आपने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया तो गिर, साहिवाल और राठी में सब देशी गाय कन्वर्ट होगी। और जो हुस्टन है, जर्सी है, उसको भी 3 वेट में वो भी इंडियन बन जाएगी। और आपको पता है कि अगर दूध इतना हो जाएगा तो क्यों किसान आत्महत्या करेंगे। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाना होगा तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है, डेयरी है, फिशिंग है, इसमें इकोनॉमी के साथ जोड़कर इसकी इनकम को जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारी इकोनॉमी जो है वो समृद्ध और संपन्न नहीं होगी। ऐसे बहुत सी बातें बताई जा सकती है और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इसका 2 पार्ट में आप जरूर विचार करिए कि अगर हमारा प्रोग्रेस करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना होगा। मैं जब आया था तो मैंने पानी में उतरने वाला हवाई जहाज लिया और मैं समुद्र में उतरा। मेरी इच्छा, ये गंगा में पूरा मैंने जलमार्ग बनाया, रो पैक्स बनाए अनेक जगह पर। और उस समय मेरी इच्छा थी कि मैं पटना में ये पानी पे हवाई जहाज लेकर आऊँ। जो डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, और अब भारत सरकार योजना बना रही है कि एमपीबीएस सी प्लेन जो पानी पे भी उतरता और रोड पे भी उतरता। देखिए, मैं नई नई बातें बता रहा हूँ, मेरे पर विश्वास रखिए, मैं झूठ बोलने वाले नेताओं में से नहीं हूँ। और ये जितने पत्रकार बैठे हैं, मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लेना, हर बात मैं करके जो की वो दिखा दूंगा और मैं खुद करता हूँ। तो पानी पे हवाई जहाज उतर सकता है। अब मैं हवा में चलने वाली बस चालू कर रहा हूँ, 360 रोपवे और केबल का। जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है वो देश में लानी होगी। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, वाटर पावर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन डेवलप करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार मिलेगा। तो हमारी जो इकोनॉमिक सोच है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये होनी चाहिए कि रोजगार निर्माण करने वाली इकोनॉमी, ये हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि रोजगार मुंबई में, पटना में, पूना में, बेंगलोर में वहां निर्माण करना ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। तो जहाँ ग्राम पंचायत है, जो गांव है, गांव गरीब मजदूर किसान, जल, जमीन, जंगल, जानवर, इसके आधार पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल इंडिया में हमको एक प्रकार से विकास की गतिशीलता को बढ़ाना होगा। इकोनॉमिक सोच का हार्ट यही होगा कि हम गांव को समृद्ध संपन्न कैसे बनाएं। मुझे याद है, मैं 2014 में मंत्री बना था और जब मंत्री बना तो मेरे मन में बचपन से इच्छा थी, वो आदमी को खींचता था, साइकिल रिक्शा चलता, 1 क्विंटल का बोरा अपने पीठ पर रखते हुए जाता था। मुझे बड़ा दर्द होता था, कितना बुरा है। मैंने जब पार्लियामेंट में इसके ऊपर बिल रखा था तो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि मैं जिंदगी भर ऐसे रिक्शा में नहीं बैठूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जिस दिन ये प्रथा बंद हो जाएगी वो देश के इतिहास का सुनहरा दिन होगा। मैं मंत्री बनने के बाद मैंने सब लोगों को, IIT इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल वालों को बुला और मैंने कहा मुझे सोल्यूशन चाहिए। ये साइकिल रिक्शा और ये जो ठेला है, इसके बजाय मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा कैसे मिलेगा। और जब ये मैंने बात उनको कही वो काम पे लगे और मैंने देश में मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा लाया। तब 1.5 करोड़ लोग आदमी को ढोने का काम करता था और कुछ जगह तो यह स्थिति थी कि बैलों के ऊपर जैसे जू रखते थे वैसे कंधे पे रखकर आदमी को खींच के ले जाते थे। और आज मुझे खुशी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क मेरे लाइफ में कोई हुआ तो ये 1.5 करोड़ लोगों को मुख्यता मिली इस देश में मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा, मैकेनिक्स ड्रिवन ई कार्ट आया। और आज तो महिला भी, मुझे मालूम नहीं बिहार में क्या, झारखंड में, बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में महिला भी ई रिक्शा चलाने लगी है। तो टेक्नोलॉजी के साथ गरीब आदमी के जीवन को बदलना ये इकोनॉमिक का सबसे बड़ा प्रायोरिटी है।
और इसलिए जो अप्रोच है, जो केंद्र बिंदु है, वो सबसे गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, उसके जीवन को सस्टेनेबल कैसे बनाना, यही है। और मुझे खुशी है कि बहुत सी बातें बोलने लायक, अगर समय की कमी है, आपकी ये इकोनॉमिक एसोसिएशन, आपके यहाँ की देखिए रीजन बेस्ड पॉलिसी, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड पॉलिसी, नीड बेस्ड पॉलिसी, प्रॉब्लम्स क्या है उसको देखकर पॉलिसी बननी चाहिए। आप अमेरिका की किताब में क्या लिखा है वो यहाँ बताओगे तो फायदा क्या होगा? हम थोड़ी अमेरिका है। और एक बात जरूर है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 4 साल के अंदर बिहार के राष्ट्रीय महामार्ग को अमेरिका के बराबर करके दिखा। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो बोलता हूँ मेरे पास पैसे की कमी नहीं। मैं 2-3 हजार करोड़ के नीचे तो कोई कार्यक्रम में नहीं जाता। 200-400-500 करोड़ वाला इधर नहीं। बड़ा बताओ तो इस देश में पैसे की कमी नहीं है। इस देश में ईमानदारी से देश के लिए काम करने वाले लोगों की कमी है। With appropriate economic approach, commitment for society and nation, और ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री सिस्टम, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हम इस देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। ये भगवान गौतम बुद्ध की भूमि है। और मुझे इस बात का अक्सर याद आती है क्योंकि मैं नागपुर से हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर में ली और वहाँ एक बहुत बड़ी नेता भी है, मेरी बहन जैसी है, उन्होंने एक ड्रैगन टेम्पल बनाया। और मैं कभी कभी, अब मैं Z+ में मेरे साथ 50 कॉलेज जाते, मैं भी नहीं बोलने से जिस किसी आती है तो मैं छोड़ नहीं सकता। तो मैं कभी कभी पत्नी को बोलता हूँ कि हम दोनों वो टेम्पल, ड्रैगन टेम्पल, वो जापानियों ने बनाया हुआ भगवान गौतम बुद्ध, मैं जाके बैठ जाता हूँ। इतना सुंदर वाइब्रेशन में ध्यान देके बैठा। आज पूरा देश विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है। हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत हमारी ताकत है। हम ये कहते हैं विश्व का कल्याण हो, मेरा पहले कल्याण करो, ये हम नहीं कहते विश्व का कल्याण हो। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। हमारा नहीं है। आज भगवान गौतम बुद्ध जी ने जो तत्वज्ञान दिया है वो विश्व शांति का तत्वज्ञान। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पूरा विश्व एक प्रकार से ऐसे कगार पर खड़ा है कि कब महायुद्ध छिड़ जाएगा। ऐसे समय भारतीय इतिहास, संस्कृति और विरासत, भगवान गौतम बुद्ध से लेकर भगवत गीता तक, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। ये कोई जातिवादी और सांप्रदायिक बात नहीं है। आपने मुझे सुना नहीं, मैं भी लोकसभा चुन के आता, तीसरी बार आया, मैंने बोला जो करेगा जात की बात उसको ठोकूंगा। और मैंने सुना बिहार में तो जात की बिना कुछ होता ही नहीं। आदमी उसके जात से बड़ा नहीं है, उसके गुणों से बड़ा है। आप कभी बाबा साहब अम्बेडकर जी को उसकी जात पूछते हो? महात्मा ज्योतिबा फुले शिवाजी महाराज की जात पूछते हो? अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है तो आप पूछते हो क्या कौन सी जात वाला? जहाँ अच्छा लगता है वहाँ जाते हैं। ऑपरेशन करना होगा तो पूछते हो क्या कि अपने जात वाला डॉक्टर है यहाँ कर लो, तब आपको अच्छा डॉक्टर चाहिए। तो बाकी सब जात की बात क्यों करते हैं? आदमी जात से नहीं गुणों से बना होता। इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर भगवान गौतम बुद्ध से लेकर स्वामी विवेकानंद तक जो विश्व का कल्याण हो, इस बात को लेकर इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर विश्व को शांति का संदेश देने वाला ये देश है। और आपकी भूमि तो भगवान गौतम बुद्ध की भूमि है। आज अगर विश्व को जरूरत है तो भगवान गौतम बुद्ध के विश्व शांति के विचारों की जरूरत है। और ऐसे समय इस यूनिवर्सिटी में और इस पवित्र भूमि में आने का मुझे मौका मिला। और जब मुझे कहा कि यूनिवर्सिटी में आना तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं जब सामने वालों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये हमारा फ्यूचर है।
ये हमारा भविष्य है। ये बच्चे भविष्य के हमारे शिल्पकार हैं। दे आर द आर्किटेक्ट ऑफ अवर फ्यूचरिस्टिक इंडिया। भविष्य के भारत के निर्माता हैं। और मेरा विश्वास है कि इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, इसका समन्वय करके और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति के साथ हम विश्व गुरु बनने की क्षमता रखते हैं। हमारे देश में वो ताकत है, वो शक्ति है। एक तरफ टेक्नोलॉजी और साइंस, इसमें भी आगे जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर भी दुनिया में जाएंगे, आगे जाएंगे। आज वेल नोन है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरे वर्ल्ड में, उनका डंका है। अमेरिका और यूके के 10 डॉक्टर में से 6 डॉक्टर भारतीय हैं। और इसलिए हमारे यहाँ टैलेंट है। सबसे यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर, यंग मैन पावर अगर किसी देश में है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। और सही दिशा, आर्थिक नीति के आधार पर दिशा मिलेगी तो हम विश्वगुरु बनेंगे। हम अधिकारवादी नहीं, हम विस्तारवादी नहीं है। हम किसी की जमीन को हड़पना नहीं चाहते। हम चाहते विश्व का कल्याण हो, ये हमारा कल्चर है। तो शिक्षा के साथ विज्ञान का उपयोग करके विश्व को दिशा देने की क्षमता हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में है। हमारे परंपरागत तत्वज्ञान के आधार पर और ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करके आत्मनिर्भर भारत और भविष्य के देश के राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए आप सब लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप में आप सबसे ये कार्य यशस्वी रूप से होगा, यह विश्वास व्यक्त करते हुए और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।